ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सभी नाजरीन और तलबा का ई क्लास में फिर से एक बार खैर मकदम है। मैं सुमेरा सदफ, AGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मंगलगी, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बीदर, आपके सामने फिर एक क्लास के साथ हाजिर हूँ। यानी जमात शशम की मजमून समाजी साइंस की वेदों की तहजीब की दूसरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी अपने साथ पेन और नोटबुक और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक्स भी रखें ताकि क्लास में आने वाले अहम पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकें। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अयादा से मुतालिक चंद सवालात करूंगी। तो सबसे पहला सवाल है, वेद कितने हैं? बताइए। बेहतरीन स्टूडेंट्स, बिल्कुल वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप देख सकते हैं ये वेद 4 हैं। इन सारे वेदों के बारे में हमने वेदों की तहजीब की पहली क्लास में तफसीली मुतालिया किया था। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि सबसे पुरानी वेद कौन सी है, यानी सबसे कदीम वेद कौन सी है? इन चारों वेद में सबसे कदीम कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ऋग्वेद। ऋग्वेद ही सबसे पुरानी वेद है। इसी के साथ आप लोग अब मुझे ये बताएं, ऋग्वेद दौर को क्या कहा गया है? सोचिए। वेदों के दौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। ऋग्वेद दौर को एक अलग नाम दिया गया था और बाकी 3 वेद दौर को अलग नाम दिया गया था। तो ऋग्वेद दौर को क्या कहा गया है? बिल्कुल सही, क़ब्ल अज़ अहद वेद या क़ब्ल अज़ वेद दौर, ये ऋग्वेद दौर को कहा गया है। तो हमने वेदों की तहजीब की पहली क्लास में दोनों दौर का तफसीली मुतालिया किया है और वहाँ के समाजी हालात को हमने बहुत ही तफसील से पढ़ा है। तो आज की इस वेदों की तहजीब की क्लास में हम दोनों अदवार की, यानी क़ब्ल अज़ वेद दौर और बाद अज़ वेद दौर, दोनों अदवार की माशी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और मजहबी ज़िंदगी का तफसीली मुतालिया करेंगे। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले माशी ज़िंदगी, क़ब्ल अज़ वेद दौर की माशी ज़िंदगी। आर्यों का अहम पेशा ज़राअत था। तस्वीर में आप देख सकते हैं, खेती बाड़ी करता हुआ इंसान है। क़ब्ल अज़ दौर में, क़ब्ल अज़ वेद दौर में और सारे ही उससे पहले के क़दीम दौर में भी इंसान का सबसे अहम पेशा ज़राअत या काश्तकारी ही रहा है। तो यहाँ पर आर्यों का भी अहम पेशा ज़राअत ही था। यहाँ पर आर्या के माने ज़राअत पर मुनहसर शख्स के हैं, यानी कि ऐसा शख्स जिसका दारोमदार सारा का सारा ज़राअत पर होता है, ऐसे शख्स को आर्या कहा जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर मवेशी पालन दूसरा अहम पेशा था, यानी कि जानवरों को पालना, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना भी यहाँ पर दूसरा अहम पेशा था। इसी के साथ साथ गाय को दौलत माना जाता था। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि गाय को दौलत करार दिया गया है। इससे पहले हमने वेदों की तहजीब की पहली क्लास में जो वीडियो देखा था, उसमें भी गाय की अहमियत को बहुत ज़्यादा बताया गया था। उसको पूजा जाता है और उसको दौलत माना जाता है। तो यहाँ पर भी इस दौर में भी जो है, क़ब्ल अज़ वेद दौर में गाय को बहुत ज़्यादा अहमियत थी और इसे दौलत के जैसे माना जाता था। इसी के साथ साथ कई किस्म के अनाज उगाए जाते थे, जैसे कि चावल, गेहूँ, बार्ली। इसी के साथ साथ यहाँ पर लोग मछली और गोश्त का भी इस्तेमाल करते थे। वो सब हर तरीक़े का अनाज खाते थे और उसके साथ साथ गोश्त का और मछली का भी वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। और इनके साथ साथ यहाँ के लोग सोमा और सुरा शराब का भी इस्तेमाल करते थे। उस दौर में भी लोग शराब का इस्तेमाल करते थे जो दख्तों से हासिल की जाती थी। इस शराब का नाम क्या दिया गया है यहाँ पर? सोमा और सुरा। तो इस किस्म की शराब का क़ब्ल अज़ वेद दौर में इस्तेमाल होता था और यहाँ पर लोग लोहा और दीगर धातुओं का इस्तेमाल जानते थे, यानी लोहे के औजार बनाने के साथ साथ दूसरी दीगर धातें जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, जस्त वगैरह
दूसरी मुख्तलिफ धातुओं के इस्तेमाल को भी यहाँ के लोग जानते थे। इसी के साथ साथ इस दौर में कई पेशे थे, जैसे कि जुलाही, बढ़ई, लोहार और कुम्हार। जुलाही यानी कि कपड़ा बुनने का पेशा, जिसे हम इंग्लिश में वेविंग कहेंगे, यहाँ पर वो पेशा भी होता था। और बढ़ई यानी इंग्लिश में जिसे हम कारपेंटर कहेंगे, लकड़ी के औजार, लकड़ी के अशिया बनाने वाले, लकड़ी के सामान, साजो सामान बनाने वालों को बढ़ई कहा जाता है, तो वो पेशा भी इस दौर में मौजूद था। लोहार यानी लोहे को पिघला कर किसी भी शक्ल में डालने वाला पेशा भी यहाँ पर लोग इख्तियार करते थे। साथ साथ कुम्हार का भी पेशा यहाँ पर मौजूद था, मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाने का पेशा भी इस दौर में मौजूद था। लेकिन इतने सारे पेशे होने के बावजूद भी ज़राअत और हकीमों और पुजारियों के पेशे को बड़ी अहमियत थी, यानी कि ये सारे पेशे थोड़ा सा छोटे समझे जाते थे। ये पेशों को अपनाने वालों को सबसे ज़्यादा अहम पेशे ज़राअत और हकीमों का पेशा और पुजारियों के पेशे को ही बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इसी के साथ साथ हम देखेंगे बाद अज़ वेद दौर की माशी ज़िंदगी। यहाँ पर ज़राअत का पेशा अहम था, इस दौर में भी ज़राअत का पेशा ही अहम था, लेकिन साथ साथ इस दौर में तिजारत को भी अहमियत हासिल हुई। आप तस्वीर में देख सकते हैं लोग तिजारत कर रहे हैं और तिजारत के पेशे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई थी। तिजारत यानी अशिया की, सामान की खरीद व फरोख्त एक जगह से दूसरी जगह जाकर करना। कई एक बार दूसरे मुल्कों को भी जाकर तिजारत किया करते थे। तो यहाँ पर जो सबसे अहम तिजारत की अशिया थी वो थी रेशम और कपास। तस्वीर में आपको दिखा गया है, कपास यानी रुई, रेशम आप सभी जानते हैं सिल्क जिसे कहेंगे हम। इन दोनों चीज़ों की, इन दोनों अशिया की यहाँ पर इस दौर में, बाद अज़ वेद दौर में तिजारत हुआ करती थी। यहाँ पर ज़राअत का पेशा तो अहम था ही था, लेकिन साथ साथ तिजारत का पेशा भी बहुत ज़्यादा अहम हो गया। तो चलिए चलते हैं एक छोटी सी सरगर्मी की तरफ। आप बताइए दोनों अदवार में कौन सा पेशा अहम था? जी हाँ, क़ब्ल अज़ वेद दौर और बाद अज़ वेद दौर, दोनों अदवार में जो पेशा अहम था कौन सा था वो? बहुत खूब, ज़राअत का पेशा दोनों अदवार में अहम था। इसी के साथ आप लोग मुझे ये बताएं, क़ब्ल अज़ वेद दौर के मशरूब कौन से थे? जी बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, क़ब्ल अज़ दौर के मशरूब सोमा और सुरा थे। इसी के साथ हम चलेंगे क़ब्ल अज़ वेद दौर की सियासी ज़िंदगी। यहाँ पर सियासी हालात कैसे थे जानेंगे। तो देखिए, आर्या कौम कबीलों में रहती थी जिसे जिना कहा जाता था। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये कौम कबीलों में, छोटे छोटे कबीलों की शक्ल में रहती थी और उसके कबीलों को क्या कहा जाता था उस दौर में? जिना कहा जाता था। और हर कबीले का सरदार होता था जिसे राजन कहते थे। जो सबसे बड़ा होता था, जो कबीले का मुखिया होता था, जो कबीले का सरदार होता था, उसे राजन कहा जाता था। इस दौर में राजन आमिर नहीं होता था, यानी कि जो राजन होता था, जो सरदार होता था, वो अपने फैसले खुद नहीं लिया करता था, सबकी सलाह मशवरे और राय को मद्देनजर रखते हुए फैसले किया करता था। यही वजह है कि सभा और समिति यहाँ पर सियासी इदारे थे। ये इदारे राजन को सियासी मशवरों में, सियासी फैसलों में मशवरे दिया करते थे और इसी के साथ साथ उस राजन की मदद किया करते थे सियासत में। सभा और समिति थे क्या? देखिए, सभा मोमिरीन की जमात यानी बुजुर्ग लोगों की जमात, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, जो तजुर्बेकार लोग होते हैं, उनकी जमात। तो राजन इनसे अपने फैसलों में राय लिया करता था, मशवरा लिया करता था और इनकी सलाह माना करता था, क्योंकि ये तजुर्बेकार लोग थे। इसी के साथ समिति, समिति यानी माहिरीन की जमात। माहिरीन यानी अलग अलग पेशों में माहिर लोग जो राजन को सलाह दिया करते थे उनके फैसले लेने में। तो यही वजह है कि इस दौर में जो हुक्मरान था, जो सरदार था, जिसे राजन कहते थे, वो आमिर नहीं था, यानी खुद अपने फैसले नहीं लिया करता था। अब हम देखेंगे राजन की जिम्मेदारियां। यहाँ पर जो सरदार था उसकी चंद जिम्मेदारियां थी, तो वो क्या थी उसको हम जानेंगे। सबसे पहली जंग लड़ना, उसके बाद रियाया की हिफाजत करना, उसके बाद गाय की हिफाजत करना और सबसे लास्ट अवामी खिदमत करना। जंग लड़ना यानी जो कबीले, अलग अलग कबीले रहते थे, उन कबीलों में लड़ाइयाँ होती थी, तो उनको सरदार को चाहिए होता था, राजन को चाहिए होता था कि अपने कबीले की हिफाजत के लिए वो दूसरे कबीले वालों से जंग करे। और साथ ही साथ रियाया यानी जो अवाम होती थी
उनकी जान और माल की हिफाजत करना। इसीलिए यहाँ पर बहुत जोर देकर कहा गया है कि गाय की हिफाजत करना। क्यों? क्योंकि गाय को दौलत माना गया था, तो उनके माल की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी थी? राजन की जिम्मेदारी थी। उसी के साथ साथ अवाम की खिदमत करना। अवाम की खिदमत करना यानी उनको सारी सहूलियात फराहम करना, जैसे रास्तों का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम और उनको पेश आने वाली जो भी दुश्वारियां थी उनको हल करना राजन की जिम्मेदारियां थी। तो अब देखेंगे हम बाद अज़ वेद दौर की सियासी ज़िंदगी। इस दौर में कबीले ताकतवर हो गए और बादशाही निज़ाम में तब्दील हो गए। आप देख सकते हैं तस्वीर में, जैसे जो कबीले का जो राजन था, जो हुक्मरान था, वो आमिर नहीं था पहले दौर में। क़ब्ल अज़ वेद दौर में वो अब हुक्मरान आमिर नहीं था, अपने फैसले खुद नहीं लेता था। लेकिन बाद अज़ वेद दौर में ये कबीले बड़े ताकतवर बनकर शाही हुकूमत कायम कर दिए और यहाँ पर बादशाह और राजा बन गए और राजन ताकतवर और हुक्मरान बन गए। वो अपने फैसले खुद लिया करने लगे, किसी और को अपने फैसलों में शामिल नहीं किया करते थे। यही वजह है कि हुक्मरानी खानदानी और विरासती बन गई, यानी कि जो पहले के दौर में क़ब्ल अज़ वेद दौर में जो सबसे बड़ा शख्स था कबीले का, उसको सरदार बनाया जाता था। लेकिन इस दौर में खानदानी हुक्मरानी का निज़ाम यानी विरासती हुक्मरानी का निज़ाम शुरू हो गया, यानी कि राजा का बेटा या फिर उसी के ख़ानदान का उसका भाई वगैरह ही जो है राजा बना करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर सभा और समेती सियासी इदारों ने अपनी अहमियत खो दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर राजन ताकतवर और हुक्मरान बन चुके थे और अपने फैसले खुद लिया करते थे, तो यहाँ पर सभा और समिति कोई मायने नहीं रखती थी। उनके राय और मशवरों को जो है राजा अपने सियासी फैसलों में शामिल नहीं किया करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर राजा अपनी रियासत की तौसी करने लगे, यानी अपने अपने इलाकों को वो बढ़ाने लगे, अपने अपने हुक्मरानी के इलाकों को तौसी करने लगे, वसी करने लगे। यही वजह है कि यहाँ पर अश्वमेध और राजसूया जैसे यज्ञ और यज्ञना करते थे यहाँ पर राजा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अश्वमेध और राजसूया यज्ञ और यज्ञना क्या है? यज्ञ यज्ञना यानी कि पूजा पाठ, इबादत वगैरह उस दौर में जो उस तरीके से की जाती थी। तो अश्वमेध के लिए आप लोग एक वीडियो देखें। जी हाँ बच्चों, आपने वीडियो में भी कुछ इसी तरीके से घोड़े की रस्म को देखा। आपने वीडियो में देखा कि शाही लश्कर जा रहा है, उसके आगे घोड़ा दौड़ रहा है और वो घोड़े को कुछ बच्चे पकड़कर बांध देते हैं। तो यही जो है अश्वमेध की रस्म है। अश्वमेध यानी घोड़े की कुर्बानी की रस्म। यहाँ पर ये रस्म राजा अपने रियासत को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, पूजा पाठ करके घोड़े को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके अपने अतराफ के इलाकों में छोड़ा जाता था और वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते जिस इलाके में जाकर रुकता था वो इलाका राजा अपनी रियासत में लेता था। और वो जो इलाका जिस हुक्मरान का था उस हुक्मरान को उस राजा की बादशाही को कबूल करना होता था। लेकिन अगर कोई हुक्मरान ऐसा नहीं करना चाहता है तो उसे चाहिए होता था कि वो घोड़े को रस्सी से बांध दे। इसका मतलब था कि जंग करे और अपनी रियासत की तौसी करे। ये अश्वमेध रस्म थी। उसी के साथ साथ राजसूया यानी कि जब राजा तख्त नशी होता है, गद्दी पर बैठता है, जब कोई और नया राजा बनता है, उस वक्त एक बहुत बड़ी पूजा करके बहुत बड़ी रस्म के साथ जो है राजा को तख्त पर बिठाया जाता था। यही राजसूया यज्ञ है। तो इस दौर में राजा अपनी
शान और शौकत दिखलाने के लिए राजसूया और अश्वमेधा दोनों तरीके से जो है यज्ञ और यज्ञना किया करते थे। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे बताएं क़ब्ल अज़ वेद दौर के सियासी इदारों के नाम क्या हैं। जी हाँ, वही सियासी इदारे जिन्होंने बाद अज़ दौर में अपनी अहमियत खो दी थी। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, सभा और समिति। अब आप लोग मुझे ये बताएं वेद दौर के यज्ञना के नाम क्या हैं। वेद दौर के यज्ञना के नाम बताइए। जी बिल्कुल सही कहा, अश्वमेध और राजसूया, ये वेद दौर के यज्ञ और यज्ञना है। अब देखेंगे हम क़ब्ल अज़ वेद दौर की मजहबी जिंदगी। यहाँ पर किस तरीके से मजहबी हालात थे, यहाँ के लोगों का मजहब क्या था, इसको जानेंगे। इस दौर में मजहब आसान और सादा था। यहाँ पर मजहब बिल्कुल सादा सीधा था, हर एक इंसान यहाँ पर आसानी से मजहब को मान सकता था। यानी कि आर्या कौम खुदरत को पूजने वाली कौम थी, जो खुदरत में मौजूद चीज़ें हैं उनको पूजा करती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्या कौम इंदिरा यानी सूरज को पूजा करती थी, सोमा यानी पानी को पूजा करती थी, पानी को भी वो पूजते थे। इसी के साथ साथ पृथ्वी यानी जमीन की भी पूजा किया करते थे, अश्विनी यानी घोड़ी की पूजा किया करते थे, अग्नि यानी आग को पूजते थे, यमा यानी हवा को भी यहाँ के लोग पूजा करते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं कुदरत में मौजूद चीज़ें हैं, कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। इंसान खुद से कोई भी चीज़ बनाकर यहाँ पर नहीं पूजता था, इसीलिए यहाँ पर मूर्ति पूजा का रिवाज नहीं था। यहाँ पर मूर्तियों को पूजा नहीं जाता था, क्योंकि मूर्ति कुदरत में पहले से मौजूद नहीं होती है, इंसान उसे बनाता है, इसलिए यहाँ पर लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। उसी के साथ साथ इबादत सादा यज्ञना के रूप में की जाती थी, यानी कि सादा सिंपल सी पूजा पाठ के रूप में जो है इबादत की जाती थी। बहुत ज़्यादा सख्त पूजा यहाँ पर नहीं की जाती थी, और सच्चाई और अच्छाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी यहाँ पर। इसीलिए वेदों का पैगाम है जो कि बहुत ही अहम पैगाम है, यानी कि हर सिम से नेक ख्यालात और अच्छाई को आने दो। आप देख सकते हैं हर सिम से नेक ख्यालात और अच्छाई यहाँ पर आ रहे हैं, यही वेदों का पैगाम है। तो यहाँ पर देखेंगे हम बाद अज़ वेद दौर की मजहबी ज़िंदगी, यानी कि जो 3 वेद का दौर था ना, कौन से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का दौर, जिसे हम क्या कहते हैं बाद अज़ वेद दौर। तो वहाँ पर मजहब कैसा था, वहाँ पर मजहबी हालात कैसे थे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम इस दौर में मजहबी रसूमात मुश्किल और सख्त हो गई थी, यानी कि यहाँ पर जो यज्ञ और यज्ञना किए जाते थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके थे और सख्त हो चुके थे। इसी के साथ साथ याग और यज्ञना की रस्म जोरों पर थी और महंगी हो गई थी। अब इसका क्या मतलब है कि ये महंगी हो गई थी, यानी कि जो याग और यज्ञना किए जाते थे उसमें जो मंत्र पढ़े जाते थे वो संस्कृत में पढ़े जाते थे। एक तो वजह थी कि संस्कृत आम इंसान को नहीं समझ में आती थी, तो वो लोग वहाँ पर बोरियत महसूस करते थे। इसी के साथ साथ जो मंत्र पढ़े जाते थे वो हर किसी को नहीं आते थे, सिर्फ ब्राह्मण लोग या फिर पुजारी लोग ही वो मंत्र पढ़ा करते थे। तो उसके बदले में उसके अविस पुजारियों को तोहफे तहाइफ देना पड़ता था। तो हर एक इंसान क्या तोहफे तहाइफ दे सकता है। और इसी के साथ साथ जो पूजा पाठ की जाती थी उसमें कुर्बानी या बलि भी जो है मांगी जाती थी देवताओं को राज़ी करने के लिए। तो ये हर एक इंसान के बस की बात नहीं थी कि ये इतने सारे महंगे महंगे तोहफे पुजारियों को दे और इतने महंगे महंगे जानवरों की, क्योंकि दौलत मानी जाती है वहाँ पर गाय को और दीगर जानवरों को, वो उनकी दौलत थी। तो हर एक इंसान अपनी दौलत यूँ नहीं बहा सकता था, तो इसलिए यहाँ पर मजहब जो है बहुत ही सख्त हो गया था और महंगा भी हो गया था। और एक रस्म थी यहाँ पर देवताओं को राज़ी करने के लिए हविस्सु, कबूलियत के नाम पर आग में दूध, घी और अनाज डालना आम हो गया था। जो पूजा पाठ की जाती थी जिसमें अग्निकुंड लगाया जाता था, उसमें देवताओं को राज़ी करने के लिए दूध, घी और दीगर अनाज को डाला करते थे। ये इससे जो है अनाज की किल्लत यहाँ पर महसूस कर रहे थे लोग। यही वजह है कि यहाँ पर मजहब सख्त और मुश्किल हो चुका था। साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु और शिवा जैसे देवताओं को यहाँ पर पूजा जाने लगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं इन तीनों देवताओं को, और आगे चलकर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती और गणेश जैसे भगवानों को भी यहाँ पर पूजा जाने लगा। इन सारी तस्वीरों में आप सारे भगवान को देख सकते हैं। ये सारे भगवान बाद अज़ वेद दौर के देवता कहलाए। इसी के साथ अब आप लोग मुझे बताएं वेदों का पैगाम क्या था। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जो अहम पैगाम था। जी करेक्ट, वेदों का पैगाम था हर सिम से नए ख्यालात और अच्छाई को आने दो।
यही वेदों का अहम पैगाम था। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हविष्य क्या है? जी सोचिए। जी हाँ, देवताओं को राजी करने के लिए आग में डाले जाने वाले दूध, घी और अनाज को हविष्य कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बहुत खूब। चलिए चलते हैं आगे क्लास की तरफ। यहाँ पर अजीम नज़में हैं। अजीम नज़में यानी कि बड़ी नज़में। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी नज़में हैं। अहम कौन सी हैं देखेंगे हम। हिंदुस्तान की मशहूर 2 अजीम नज़में हैं। यहाँ पर जो अजीम नज़में हैं उसमें जो 2 मशहूर नज़में हैं वो देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहली है वाल्मीकि की रामायण और उसके बाद है वेद व्यास की महाभारत। ये 2 हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर अजीम नज़में हैं। इसमें से भी दुनिया की अजीम नज़मों में महाभारत सबसे बड़ी है। सारी दुनिया में भी हर एक मुल्क की अजीम नज़में हैं, जिसमें सबसे बड़ी अजीम नज़्म हमारे मुल्क हिंदुस्तान की महाभारत है। इसीलिए ऐसे कहा जाता है ना स्टूडेंट्स, कोई भी बात को लंबा खींचते हैं या फिर कोई बहस या लड़ाई होती है तो ज़रा सा लंबी हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि हम महाभारत कहते हैं कि महाभारत मत बनाओ अभी से। यही वजह है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी है, ये नज़म बहुत ही बड़ी है, इसीलिए इसको मुहावरों में इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर दोनों अदवार का हम यहाँ पर मवाजना करेंगे। दोनों अदवार यानी कि क़ब्ल अज़ वेद दौर और बाद अज़ वेद दौर। क़ब्ल अज़ वेद दौर यानी ऋग्वेद का दौर, बिल्कुल सही। बाद अज़ वेद दौर यानी जी बाकी तीनों वेदों का दौर, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का दौर। तो इन दोनों दौर में क्या क्या कैसे कैसे हालात तब्दील हुए हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ज़िराअत अहम पेशा था। क़ब्ल अज़ वेद दौर में कौन सा पेशा अहम था? ज़िराअत अहम पेशा था। वहीं पर बाद अज़ वेद दौर में ज़िराअत के साथ साथ तिजारत भी अहम हो गई। क़ब्ल अज़ वेद दौर में सियासी फैसले सभा और समिति इदारों के मशवरे से होते थे, यानी कि राजा को सलाह मशवरा देने के लिए सभा और समिति सियासी इदारे हुआ करते थे। वहीं पर बाद अज़ वेद दौर में सभा और समिति बनाम रह गए थे, सियासी फैसले राजा खुद ही लेता था। यहाँ पर उनकी अहमियत ही नहीं थी कुछ भी इस दौर में, बाद अज़ वेद दौर में। वहीं पर क़ब्ल अज़ वेद दौर में हम देखेंगे हुकूमत विरासती और आमिराना नहीं थी, यानी कि यहाँ पर राजन अपने फैसले खुद नहीं लिया करता था, यानी सबकी सलाह मशवरों से लिया करता था। और यहाँ पर हुकूमत विरासती भी नहीं थी, जो सबसे बड़ा शख्स होता था कबीले का वही हुक्मरान और सरदार बनता था। लेकिन बाद अज़ वेद दौर में हुकूमत विरासती और शाही बन गई, यानी कि उसी खानदान के लोग राजा बनेंगे, उसके बेटे भाई वगैरह। इसीलिए यहाँ पर हुकूमत कैसी हो गई? विरासती हो गई, और बहुत बड़ी होने की वजह से ये शाही हुकूमत भी बन गई। यहाँ पर क़ब्ल अज़ वेद दौर में मजहब आसान और सादा था। आप सभी जानते हैं कि सादे सादे यज्ञ यहाँ पर किए जाते थे और आसानी से यहाँ के लोग मजहब को माना करते थे, कुदरत को पूजा करते थे। इसीलिए यहाँ पर मजहब क्या था? बहुत ही आसान था। वहीं पर बाद अज़ वेद दौर में मजहब मुश्किल और महंगा हो गया, यानी कि मजहब को मानने के लिए लोगों को दुश्वारियां पेश आने लगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो यज्ञ और यज्ञ किए गए थे वो बहुत ही सख्त और मुश्किल हो गए थे, इसीलिए यहाँ पर मजहब मुश्किल और महंगा हो गया था। चलिए अब हम करेंगे एक छोटी सी सरगर्मी, यानी कि खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली खानापुरी है, गाय को डैश माना जाता था। आप लोग मुझे सोच कर बताइए स्टूडेंट्स, क्या माना जाता था यहाँ पर गाय को? जी बिल्कुल सही, गाय को दौलत माना जाता था। इसी के साथ दूसरी खानापुरी देखेंगे हम, रेशम और डैश की तिजारत करते थे। यहाँ पर लोग 2 चीज़ों की तिजारत करते थे, रेशम और बिल्कुल सही कहा आपने, कपास की तिजारत किया करते थे। इसी के साथ तीसरी खानापुरी है, कबीले के सरदार को डैश कहते थे। जो कबीले का हुक्मरान होता था क़ब्ल अज़ वेद दौर में क्या कहा जाता था उसे? जी हाँ, राजन कहा जाता था। उसके बाद चौथी खानापुरी हम देखेंगे, दुनिया की अजीम नज़मों में डैश सबसे बड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, महाभारत सबसे बड़ी नज़म है। इसी के साथ हम चलते हैं सवालात जवाबात की तरफ। यहाँ पर चंद सवालात आएंगे, सवाल के बाद मैं आप लोगों को कुछ वक्फा दूंगी, आप जवाब सोचिए, देखेंगे कि सही आपका जवाब सही होता है या नहीं। सबसे पहला सवाल है, क़ब्ल अज़ वेद दौर के अहम पेशे कौन कौन से हैं? बताइए मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सही, क़ब्ल अज़ वेद दौर के अहम पेशे ज़िराअत और मवेशी पालन है।
इसी के साथ दूसरा सवाल है, बाद अज वेद दौर के यज्ञ के नाम बताओ। बताइए, जो यज्ञ और यज्ञ किए जाते थे उसके नाम क्या हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अश्वमेध और राजसूया वगैरह बाद अज वेद दौर के यज्ञ थे। यहाँ पर तीसरा सवाल है, ऋग्वेद दौर के देवताओं के नाम लिखिए। ऋग्वेद दौर के देवता यानी कि कौन सा दौर? जी हाँ, क़ब्ल अज़ वेद दौर। उनके देवताओं के नाम बताइए। जो कुदरत में मौजूद होते थे वही उनके देवता थे। तो देखिए, जवाब देखिए, इंद्रा यानी सूरज, सोमा यानी पानी, यमा यानी हवा, अश्विनी यानी घोड़ा वगैरह ऋग्वेद दौर के अहम देवता थे। इसी के साथ अब बारी है घर पर काम की। घर पर काम के लिए आपको यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है, वेदों का पैगाम क्या है? दूसरा सवाल है, बाद अज़ वेद दौर के देवताओं के नाम लिखिए। और इसी के साथ यहाँ पर तीसरा सवाल है, हिंदुस्तान की 2 अजीम नज़में कौन सी हैं, इनको किसने लिखा? इन तीनों सवालात के जवाबात को आपको घर पर खुद तलाश करने हैं और लिखने हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारे वेदों की तहजीब का इख्तिताम होता है, यानी वेदों की तहजीब की क्लास का इख्तिताम होता है। तो मैं अब यहाँ पर विदा लेती हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिन